आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर की ओर से आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा सप्तमी विषय विज्ञान को लेकर, जिसमें अध्याय दूसरा भाग दूसरा। अध्याय का नाम है प्राणियों में पोषण। अध्याय दूसरा और भाग पहले हम अपने बिंदु में पढ़ा था, वो था मनुष्य में दांतों के प्रकार और उसके कार्य और दंतसूत्र। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्ययन करेंगे वो बिंदु है मानव में पाचन के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव में पाचन, इसमें आहार नली, इसमें मुकुइका तक हो गया था। आज हम अध्ययन करेंगे गर्शिका से शुरू करेंगे। भोजन नली या गर्शिका, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इसोफेगस। पंक्ति में ध्यान दीजिएगा, शुरू करते हैं। निगला हुआ भोजन गर्शिका में जाता है। निगला हुआ कहाँ से? जैसे अंतःकरण मुख से हुआ, उसके बाद मुकुइका में हुआ तो दांतों ने कार्य किया, लार ने कार्य किया, भोजन को अधपचा किया, उसके बाद में भोजन को निकलते हैं और निकला हुआ भोजन है जो गर्शिका में जाता है। फिर गर्शिका की भित्ति में संकुचन होता है जिससे भोजन नीचे की ओर सरकता है। तो इसमें गर्शिका में किसी प्रकार की पाचन प्रक्रिया नहीं होती है, ध्यान रखना। इसमें ये केवल भोजन को आगे भेजने का कार्य करती हैं। भोजन इसमें नीचे की ओर सरकता है और इसमें क्या होता है, लगातार संकुचन होता है। एक बार फूलती हैं और एक बार चुपुड़ती हैं। इस प्रकार से आप देख रहे हैं भोजन, इस स्लाइड में देख रहे हैं भोजन है जो कण एक गुहिका के रूप में निगला हुआ आगे बढ़ता है, जिसमें भोजन नीचे की ओर सरकता है, फिर आमाशय में चला जाता है। हाँ, सेकंड पंक्ति और सेकंड बिंदु, वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती हैं और भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती हैं। कभी कभी हमारा आमाशय भोजन को रुचिकर आमाशय स्वीकार नहीं करता है तथा वमन द्वारा बाहर निकाल देता है। तो क्या होता है, कभी कभी आमाशय स्टमक होता है जो भोजन को स्वीकार नहीं कर पाता है। वमन है ना उल्टी के द्वारा जो भोजन वापस बाहर निकल जाता है। अब आमाशय या स्टमक बोलते हैं। आमाशय का आंतरिक सतह श्लेष्मक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोले तो इसका अणुसूत्र है HCl तथा पाचक रस स्त्राव करती हैं। ये आमाशय के कार्य हैं। इसकी आंतरिक सतह होती हैं वो श्लेष्म होती हैं और एसिड का स्त्राव करती हैं। एसिड का ध्यान रखना होता है HCl तथा पाचक रस होते हैं, इनका कार्य ये है स्त्रावण करने का। फिर श्लेष्म हमारे आमाशय की आंतरिक सतह को सुरक्षा प्रदान करती हैं। ये जो HCl होता है ये बहुत ही बोले तो एक शानदार एसिड होता है और अगर ये श्लेष्म झिल्ली नहीं होती हैं तो इसको हानि होती है। इस कारण श्लेष्म झिल्ली क्या होती है, आमाशय को सुरक्षा प्रदान करती हैं। अम्ल ऐसे जीवाणु को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं। अम्ल कौन सा? ऊपर आया हुआ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, वो जीवाणु को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहाँ तक कहाँ तक बोले तो आमाशय तक। सर्वप्रथम मुख में आता है तो मुख में जो लार होती है, लार में लाइसोसोम एंजाइम होता है, वो जीवाणु को नष्ट करते हैं। अगर उसके द्वारा नष्ट नहीं होते हैं जीवाणु तो आमाशय में आ जाते हैं और आमाशय में जो HCl होता है वो उनको नष्ट करने का कार्य करता है। अब अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती हैं। तो आमाशय के ठीक नीचे ग्रंथि होती है अग्नाशय, और ध्यान रखना इसको बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। ये अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों का मिश्रण रूप से कार्य करती हैं, इस कारण इसको मिश्रित ग्रंथि भी बोलते हैं। अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप होगा ग्लूकोज और प्रोटीन का सरल रूप हो गया अमीनोमल। इस मतलब जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में परिवर्तन करने का कार्य करते हैं अग्नाशय रस। अग्नाशय के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो अग्नाशय रस कहलाते हैं। तो ये सरल भागों में तोड़ने का कार्य करते हैं। ये डायग्राम आप देख पा रहे हैं, ये अग्नाशय का है जो हल्के पीले रंग की होती हैं, इस प्रकार से व्यवस्थित रहती हैं। ये आमाशय है। आमाशय के अंदर जो यू आकार संरचना होती है ग्रहणी, और ग्रहणी के अंदर धसा हुआ भाग है अग्नाशय का। अब सुद्रांत या इसको बोलेंगे सोटियांत। इनकी जो लंबाई होती है 7.5 मीटर कुंडलित नली, ये कुंडलित रहती है, न कि लंबी तो स्वाभाविक भी नहीं है, तो कुंडलित रूप से रहती हैं।
यकृत और अग्नाशय से स्त्राव प्राप्त करती हैं। तो छोटी आंत क्या करती हैं? यकृत बोले तो लीवर, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो लीवर और अग्नाशय बोले तो पैनक्रियास, दोनों का स्त्राव को प्राप्त कौन करेगी? क्षुद्रांत, छोटी आंत दोनों को स्त्राव को ग्रहण करेगी। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो गहरे लाल भूरे रंग की होती हैं। पित्तरस का स्त्राव करती हैं जो पित्ताशय में संग्रहित रहता है। जो पित्तरस का स्त्राव होता है वो यकृत से होता है, अर्थात लीवर से होता है। और जो पित्तरस संग्रहित रहता है वो स्थान है पित्ताशय, ध्यान रखना। इसका स्त्राव कौन होता है? यकृत, और इसका संग्रहण रहता है पित्ताशय में। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पित्तरस का कार्य है, वसा बोल रहे तो फैट को पाचन क्रिया डाइजेस्टिव करने में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हाँ, नोट है, आमाशय क्षुद्रांत में तभी खुलते हैं जब आमाशय में भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। तो आमाशय में भोजन का पाचन हो जाता है तो उसके बाद में है जो क्षुद्रांत में है खुलता है आमाशय, और वहाँ पर क्षुद्रांत में पाचन प्रक्रिया होती है। अगला बिंदु, कभी कभी जल्दी खाते समय या खाते समय है जो बात करने से खांसी उठती है या हिचकी आती है अथवा घुटन का अनुभव होता है, और ये खाद्य कणों का श्वसन नली में प्रवेश करने के कारण होता है। और ग्रसनी में भोजन वायु का मार्ग एक ही होते हैं, भोजन के निकलते समय एक मासल वाल्व का कार्य करती हैं। इसमें ये कहा गया है, अपन कभी कभी खाना जल्दी से खा लेते हैं या खाना खाते समय बातें करते हैं या फिर मतलब अपन पानी भी साथ पी लेते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, जो हमारे श्वसन नली और आहार नली दोनों का जॉइंट होता है वो ग्रसनी के पास में रहता है, और वहाँ पर एक ढक्कन रहता है वो एपिग्लोटिस कहलाता है नाम से। जो वाल्व करेगा, वाल्व का कार्य करेगा वो एपिग्लोटिस ही करेगा। तो वो कार्य करता है भोजन को आहार नली में जाने देने, न कि श्वसन नली में जाना। तो इसमें बातें करने से या जल्दी खाने से क्या होते हैं, जो भोजन के कण होते हैं वो श्वसन नली में चले जाते हैं, और श्वसन नली में जाने के बाद फेफड़ों तक जाते हैं, तो वहाँ कोई पाचन प्रक्रिया नहीं होती है। इस कण वापस बाहर की जाते हैं तो अपन को खांसी उठती है, इसकी आने लगती है। इसका कार्य एपिग्लोटिस होता है, वो करता है। वाल्व का कार्य करती हैं जो श्वास नली को ढक देती हैं और भोजन को ग्रसनी में भेज देती हैं, और संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो इसके आने लगती हैं या खांसी आने लगती हैं। तो भोजन के कण क्या होते हैं, श्वास नली में चले जाते हैं तो इसकी आती हैं, ये कार्य। अब है क्षुद्रांत में अवशोषण। छोटी आंत में अवशोषण किस प्रकार से होता है? पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थिर रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है, इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। तो छोटी आंत में जो भोजन को पाचन हो जाता है उसके बाद में इसके अंदर क्या होते हैं, रुधिर वाहिका होती हैं, और रुधिर वाहिका में चले जाते हैं, और ये प्रक्रिया होती है, इसे अवशोषण बोलते हैं, अब्जॉर्बन बोलते हैं। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घग्राम या रंध्रांकुर बोलते हैं। तो क्षुद्रांत होती हैं या छोटी आंत होती है, इसकी आंतरिक भित्ति में क्या होते हैं, अंगुली के नुमा उभार पा जाते हैं, और उभार क्या करते हैं, भोजन को है जो ग्रहण करने का कार्य करेंगे या अवशोषण करने का कार्य करते हैं। जो पचित भोजन होता है उसको। प्रत्येक दीर्घग्राम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैलाता है। दीर्घग्राम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है, तो इसके अंदर क्या होते हैं, रुधिर वाहिकाएं होती हैं। दीर्घग्राम की सतह में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो दीर्घग्राम में क्या होते हैं, पचे हुए भोजन का अवशोषण का कार्य करती हैं, तथा ये रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक रहता है, जहाँ तक उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है, और इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार से भोजन का अवशोषण और पचित भोजन को होता है, ये स्वांगीकरण कहलाता है। अब कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। तो कोशिका द्वारा ग्लूकोज का विघटन होता है। ग्लूकोज बोले तो कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप है, तो ऑक्सीजन की सहायता से होता है, और CO2 और जल के रूप में हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का विघटन, और इसके बाद में ऊर्जा भी अपन को मिलती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं होता है या अवशोषण नहीं होता है तो वो वृद्धआंत्र में भेज दिया जाता है। उसके बाद में इसका पाचन नहीं होता है तो आगे वाला भाग बोले तो वृद्धआंत्र में भेज दिया जाता है। अब है वृद्धआंत्र या बड़ी आंत।
छोटी आंत की अपेक्षा छोटी होती हैं। ये मतलब चौड़ाई में बोले तो व्यास में बड़ी होती है, न कि लंबाई में। लंबाई में उसकी अपेक्षा कम होती है और व्यास इसका बड़ा रहता है, इस कारण से नाम बड़ी आंत है। और इसकी लंबाई है 1.5 मीटर। मुख्य कार्य जल और कुछ लवणों का अवशोषण करना। तो इसका कार्य है जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करने का कार्य। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है। तो यहाँ के बाद में भोजन का पाचन पूर्ण रूप से हो जाता है, मतलब पचने लायक कोई पदार्थ नहीं रहता है, अपचित पदार्थ रहता है, उसको मलाशय में भेज दिया जाता है। और मलाशय में भेजने के बाद में फिर वापस मलद्वार से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। वह इस डायग्राम आप देख रहे हैं, एक लाल वह जो घेरे के रूप में ये बड़ी आंत का है जो डायग्राम है। आज इतने ही दिन करेंगे। इसमें गृह कार्य के प्रश्न, मानव पाचन तंत्र का नामक के चित्र बनाइए और दूसरा प्रश्न है आमाशय के कार्य लिखिए। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना। और इसके बाद में आगे वाला अपन अगले वीडियो में देखेंगे भाग है जो किस प्रकार से होता है। आज इतने ही, धन्यवाद।